हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हमारे वीडियो की पीडीएफ्स डाउनलोड करने के लिए आपको पेमेंट करना होगा ₹100 का। ये एक वन टाइम पेमेंट है। आप फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई से दिए गए नंबर 7317240017 इस पे पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस इंक्लूड्स। बिजनेस के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या फैक्टर्स या क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। चार ऑप्शंस आपको दिए हैं। पहला है इकोनॉमिक सिस्टम, दूसरा है इकोनॉमिक पॉलिसीज, तीसरा है इकोनॉमिक कंडीशंस और चौथा है ऑल द अबव। देखिए, जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड बेसिकली किया जाता है। एक इंटरनल एनवायरनमेंट है, दूसरा है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है माइक्रो एनवायरनमेंट और दूसरा है मैक्रो एनवायरनमेंट। अब मैक्रो एनवायरनमेंट में कई सारे फैक्टर्स या कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड एक्सेट्रा। कई सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स या जो जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो है, पहला आपका इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम यानी किस तरीके का सिस्टम, किस तरीके की इकोनॉमी है, यानी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है या फिर मिक्स इकोनॉमी है। दूसरा है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी हैं, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, टैक्सेशन पॉलिसी किस तरीके की है, फर्दर कई सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तीसरा है इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि आपकी इकोनॉमी डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इन तीनों को इंक्लूड किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ आपका होगा सही, ऑल द अबव। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक कंडीशन तीनों को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक। एडम स्मिथ, मार्क्स मुलर, कार्ल मार्क्स या फिर सैमुअलसन। तो यहाँ आपका आंसर होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। इन्होंने ईयर 1776 में एक बुक दी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसे हम पॉपुलरली द वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं। इन्होंने आगे एक थियोरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज के बारे में भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी इज द पाइवोट अराउंड विच द इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स। दिस स्टेटमेंट वाज स्टेटेड बाय। यानी कि धन या मनी एक केंद्र बिंदु है जिसके इर्द गिर्द इकोनॉमिक साइंस घूमता है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये स्टेटमेंट दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट होगा। अल्फ्रेड मार्शल ने ये स्टेटमेंट दिया है, मनी इज द पाइवोट अराउंड विच द इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच फोकसेस ऑन व्हाट शुड बी इज। चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। आपको बताना है कि कौन सी ब्रांच इसमें से फोकस करती है व्हाट शुड बी पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फोकस करता है व्हाट शुड बी पे, जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फोकस करता है व्हाट इज पर। यानी कि ये फेयरनेस में बिलीव करता है कि इकोनॉमी का आउटकम किस तरीके के होना चाहिए, यानी पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, ये यहाँ पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है व्हाट इज, यानी कि क्या सिचुएशन है, क्या एक्सप्लेनेशन, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या इकोनॉमिक फिनोमेना है उसका एक्सप्लेनेशन देता है कि करंट में क्या सिचुएशन है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है। यानी कि ये फैक्ट्स पर बेस्ड होता है, जो भी इकोनॉमिक बिहेवियर होता है इसका ये एनालिसिस करता है और उस आधार पर अपना एक्सप्लेनेशन देता है। दो ऑप्शंस और आपको दिए गए हैं, पहला है इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर है। एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल पर्सन की क्या डिमांड हो सकती है, क्या उनकी चॉइसेस हैं, ये सारी चीज़ों को ये बताता है। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की जब हम स्टडी करते हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती हैं। इसके अंतर्गत पूरी इकोनॉमी की स्टडी की जाती है, यानी इकोनॉमी एज अ होल, एक पूरी इकोनॉमी की क्या एग्रीगेट डिमांड है, उस पर उससे रिलेटेड क्या एग्रीगेट सप्लाई होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस की जाती हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जो कि फोकस करता है व्हाट शुड बी। नेक्स्ट है, द मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन अ लेस वैलिड अजम्पशन ऑफ।
मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस, जिसे हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, जो कि मार्शल ने दी थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो यूटिलिटी होती है, यानी कि एक जो भी प्रोडक्ट है या गुड है जिसको कंज्यूम किया जा रहा है, उसकी जो सेटिस्फैक्शन है, जो सेटिस्फैक्शन पावर है उस गुड की, उसको मेजर किया जा सकता है, यानी यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। तो उन्होंने कुछ अजम्पशंस लिए थे। यहाँ आपसे पूछा गया है कि मार्शल की जो यूटिलिटी एनालिसिस है उसका सबसे लेस वैलिड अजम्पशन कौन सा है। चार ऑप्शन है आपके। पहला है कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, दूसरा है गिवन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तीसरा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड्स और चौथा है एडिविटी ऑफ द यूटिलिटी। तो यहाँ आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बी, गिवन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये सबसे लेस वैलिड अजम्पशन है मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस का। देखिए, यूटिलिटी जो मनी की जो यूटिलिटी होती है, इसको इन्होंने माना था कि ये कांस्टेंट होती है, ये परिवर्तित नहीं होती है, जबकि जो मनी है, मनी की जो यूटिलिटी है, ये हमेशा चेंज होती रहती है, ये कभी भी सेम नहीं रहती है। तो इसको कांस्टेंट मानना गलत है, कांस्टेंट मानना वैलिड नहीं है। और दूसरा, मनी की जो यूटिलिटी है उसको मेजर करना भी पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा कि गिवन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इन्होंने माना था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दिया रहेगा और वो कांस्टेंट रहेगा, जो कि वैलिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट व्हिच। यहाँ आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको बताना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी किया जाता है। पहला है आपको स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप, दूसरा है स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट एग्रीगेट लेवल, तीसरा है डील्स विद द टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग और चौथा है स्टडीज ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डील्स विद द टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स के उन टूल्स में डील करता है जो कि बिजनेस की डिसीजन मेकिंग में उसकी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक्स के द्वारा ये पता किया जा सकता है कि एग्रीगेट डिमांड एक कंट्री में कितनी है, तो इसके आधार पर जो सप्लाई है उसके बारे में डिसीजन लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ वेल्थ। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ के अनुसार इकोनॉमिक्स उन फैक्टर्स की स्टडी करता है जो कि एक कंट्री की इकोनॉमी और उसके ग्रोथ के बारे में बताते हैं या उसकी इकोनॉमी की वेल्थ या ग्रोथ को डिटरमाइन करते हैं, इसलिए इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र को हम किस और नाम से जानते हैं। चार ऑप्शन हैं आपके, प्राइस थियरी, प्रोडक्शन थियरी, प्रोसेस थियरी, प्रोजेक्ट थियरी। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थियरी के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की स्टडी करते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल फर्म या एक इंडिविजुअल व्यक्ति की क्या डिमांड हो सकती है, क्या उसकी नीड्स हैं, वांट्स हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थियरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलर्स मार्केट इज दैट इन विच। सेलर्स मार्केट हम किसे कहेंगे। पहला ऑप्शन है, सेलर फाइंड्स इज डिफिकल्ट टू सेल, दूसरा है बायर्स फाइंड इट इजी टू परचेज, तीसरा है सेलर कैन सेल व्हाट दे प्रोड्यूस और चौथा है बायर डोमिनेट द मार्केट। सेलर मार्केट हम कहेंगे यहाँ पे उसको, उस मार्केट को जहां पे सेलर जो प्रोड्यूस करता है वो उसको सेल कर सकता है, यानी ऑप्शन सी, सेलर कैन सेल व्हाट दे प्रोड्यूस। जो प्रोड्यूस कर रहा है एक सेलर, वो उसको सेल कर सकता है, तो उसे हम सेलर्स मार्केट कहेंगे। अगर एक बायर डोमिनेट कर रहा है मार्केट को, उससे तो हम बायर्स मार्केट कहेंगे, यानी कि जैसा बायर चाहता है, जैसा कंज्यूमर चाहता है, उसके अनुसार प्रोडक्ट्स को बनाया जा रहा है। बट अगर एक सेलर जिस प्रोडक्ट को वो प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसे मार्केट में सेल कर पा रहा है, तो उसे हम सेलर्स मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन एज। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को और किस नाम से जानते हैं। पहला है गोसन्स फर्स्ट लॉ, दूसरा है गोसन्स सेकंड लॉ, तीसरा ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी और चौथा है नन ऑफ दी अबव। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम गोसन्स फर्स्ट लॉ के नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम गोसन्स सेकंड लॉ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लाइन इज। ट्रांसफॉर्मेशन लाइन का शेप कैसा होता है।
चार ऑप्शन है आपका कॉन्वेक्स, कॉनकेव, स्ट्रेट या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ट्रांसफॉर्मेशन लाइन का मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से जानते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन लाइन का जो शेप होता है ये होता है कॉनकेव टू ओरिजिन। ओरिजिन के कॉनकेव होता है। ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन की वजह से। यानी कि अगर दो गुड्स का अगर प्रोडक्शन करना है तो किसी एक गुड की क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, किसी एक गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड्स की जो क्वांटिटी होगी यानी दूसरे गुड्स का जो प्रोडक्शन होगा उसको घटाना पड़ेगा। इसका रीज़न है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, तो इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज से प्रोडक्शन किया जाता है। तो जब भी दो गुड्स का प्रोडक्शन एक इकोनॉमी में किया जा रहा है तो किसी एक गुड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। तो इसलिए जो कर्व होता है ये होता है कॉनकेव टू ओरिजिन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजंस फॉर द ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम किन कारणों से पैदा होती हैं, किन कारणों की वजह से होती हैं। पहला ऑप्शन है अनलिमिटेड वांट्स, दूसरा है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मींस, तीसरा है अनलिमिटेड मींस और चौथा ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी। देखिए जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनके कारण कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि अनलिमिटेड वांट्स, जो मींस हैं यानी कि जो रिसोर्सेज हैं इनका अलग अलग यूटिलाइजेशन, अल्टरनेटिव यूजेस। नेक्स्ट है इसका रीजन लिमिटेड मींस, यानी कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है। तो यहाँ जो ऑप्शन आपको थर्ड दिया है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अनलिमिटेड मींस, जबकि जो मींस है या रिसोर्सेज है वो लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है अनलिमिटेड वांट्स की वजह से और इन जो हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस की वजह से। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका, बोथ ए एंड बी। तो आज के इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।